नमस्कार दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 सुबह के 5:14 पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में नमकाचू नदी के दक्षिणी किनारे पर तैनात इंडियन पोस्ट पर चाइनीज़ फोर्सेस ने अचानक मोर्टार फायर करना शुरू किया। उस वक्त उस इंडियन पोस्ट पर सोल्जर्स की संख्या बहुत कम थी, जिनके लिए चाइनीज़ फोर्सेस ने नमकाचू नदी के उत्तरी किनारे पर 3 रेजिमेंट्स तैनात किए थे। हमले के साथ ही चाइनीज़ फोर्सेस ने इंडियन पोस्ट की टेलीफोन लाइन काट दी थी। करीब 6:30 बजे चाइनीज़ सोल्जर्स ने एक सरप्राइज अटैक किया। अचानक हुए इस हमले से कई सो रहे इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए। तैयार न होने के कारण उस इंडियन पोस्ट पर भारी नुकसान हुआ। कुछ सैनिक उस हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहे और चीनी सेना ने उस वक्त डिस्प्यूटेड ठगला रिज पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये कहानी है 1962 के साइनो इंडियन वॉर की। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये हो पाया और क्या हालत थे उस वक्त के और किन कारणों से ये युद्ध हुआ। चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। At 5:14 that morning, Chinese mortars began bombarding Indian positions. पूरा देश 1962 में चीन से हुए हमले का दर्द झेल रहा था। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद बहुत पुराना है। इंडिया के ब्रिटिश राज और चाइना के चिंग डायनेस्टी के बीच कभी भी एक बॉर्डर को फिक्स्ड नहीं किया गया। दोनों ही एक ट्रेडिशनल बाउंड्री को अपनी सीमाएं समझते थे, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1846 तक सिर्फ काराकोरम पास और पैंगोंग लेक पर ही बाउंड्रीज को तय किया गया। फिर 1865 में ब्रिटिश राज द्वारा सर्वे किया गया, जिसके बाद जॉनसन लाइन को भारत और चीन के बीच बॉर्डर माना गया, जिसके तहत अक्साई चीन का 1/3 हिस्सा कश्मीर का था। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जॉनसन लाइन को मानने से इनकार किया और कहा कि जॉनसन लाइन बनाते वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने चाइनीज़ ऑफिशियल से बातचीत नहीं की। इस पर ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि जिनजियांग तब चाइना का हिस्सा नहीं था और इसीलिए चाइनीज़ ऑफिशियल से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। 1899 में ब्रिटिशर्स ने मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन को प्रपोज किया, जिसके तहत अक्साई चीन का एक बड़ा हिस्सा भारत में आता है। पर इस प्रपोजल पर चाइना ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और कुछ समय के लिए इसी लाइन को बॉर्डर मान लिया गया। असल में बॉर्डर को लेकर विवाद होने का कारण ये भी है कि अक्साई चीन एक कोल्ड डिजर्ट है। ये सैकड़ों मीलों तक फैला मैदानी इलाका है जहाँ आबादी ना के बराबर है और इसीलिए उस ज़माने में दोनों देश इससे लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं थे और ना ही यहाँ अपनी सीमाएँ तय की। दोस्तों, फिर आता है चाइना के इतिहास का एक बड़ा साल, जब 1911 में चिंग डायनेस्टी का अंत होता है और चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत होती है। 1914 में ब्रिटिश हुकूमत तिब्बत के साथ शिमला एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें इंडिया तिब्बत के बीच के बॉर्डर को तय किया गया, जिसे मैकमोहन लाइन कहा गया। 1947 में आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1949 में चाइना का सिविल वॉर खत्म हो जाता है और यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी नई सरकार बनाती है, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया जाता है। माओ जेडोंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेयरमैन बने और जाओ एनलाई पीआरसी के प्रीमियर बने। प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर जैसी एक पोस्ट होती है। देखा जाए तो इंडिया और चाइना दोनों ही देश एक नए मोड़ से गुजर रहे थे और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की शुरुआत की। दोस्तों, 1950 में चाइना तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, पर इंडिया चीन की इस हरकत पर बिल्कुल खुश नहीं था। इस मामले पर जवाहरलाल नेहरू ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को कई लेटर्स लिखे, पर जल्द ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अक्साई चीन पर ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए। दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने लगा। इसे देखते हुए दोनों देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए 1954 में नेहरू चाइना गए और तिब्बत पर चाइना के अधिकार को एक्सेप्ट किया। साथ ही 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, जो कि कुछ ऐसे थे: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड लास्ट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान कई बार दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच झड़प हो जाती थी और वहीं दूसरी तरफ तिब्बत में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतियाँ उड़ रही थी।
दोस्तों तिब्बत में रिलीजियस और डिप्लोमेटिक हायरार्की होती है, जिसके लीडर्स को द लामास कहा जाता है, जो देश की व्यवस्था को संभालते हैं, और इनमें सबसे ऊपर होते हैं द दलाई लामा। दोनों देशों के बीच लगातार बिगड़ रहे रिश्ते को एक और झटका तब लगता है जब ल्हासा से तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए उठ रही क्रांति को 1959 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दबाना शुरू किया और दलाई लामा ल्हासा से बचते हुए इंडिया आ पहुँचे। भारत का दलाई लामा को पनाह देना चाइना को पसंद नहीं आया और माओ जेडोंग ने इसे तिब्बत के लिए खतरा समझा और 1959 में ही चाइना ने एक मैप रिलीज़ किया जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया जाने लगा। नेहरू ने इस पर चाइना को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये दोनों ही रीजन भारत के आंतरिक हिस्से हैं और इन पर चाइना का कोई अधिकार लीगल नहीं है। और तभी से चाइना इंडिया को एक खतरे के रूप में देखने लगा और लगातार इंडिया को अक्साई चीन से विड्रॉ करने को कहता रहा। दोनों देशों के बीच में रिश्ते और ख़राब होने लगे। 1960 में नेहरू और जाओ एनलाइन ने मुलाकात की, पर इस मसले पर कोई हल नहीं निकला। 1959 से 1961 के बीच दोनों देशों के सैनिकों के बीच पेट्रोलिंग के दौरान कई झड़प हुई, जिसमें कई सैनिक घायल हुए और कुछ की जान भी गई। नेहरू और जाओ एनलाइन की मुलाकात के बाद से कई चाइनीज़ सैनिक इंडियन टेरिटरी में पेट्रोलिंग करते हुए पाए गए, जिसके बाद से इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। दोस्तों इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया बॉर्डर पर कई पोस्ट बनाएगा जहां अक्सर चाइनीज़ आर्मी पेट्रोलिंग के लिए घुस आया करती थी। 20 अक्टूबर 1962 दोस्तों ये वही दिन है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी, जब चाइनीज़ आर्मी ने बिना किसी वार्निंग के नमकाचू नदी के दक्षिणी किनारे पर तैनात इंडियन पोस्ट पर अचानक हमला कर दिया। कुछ 400 चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंडियन पोस्ट पर अटैक किया। कुछ देर तक इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें रोक कर रखा, पर चाइनीज़ सोल्जर्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्होंने इंडियन पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वहीं अक्साई चीन के ज़्यादातर डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर चाइना कंट्रोल कर रही थी। दोस्तों 20 अक्टूबर को चाइनीज़ फोर्सेज ने चिपचैप वैली, गैलवान वैली, पैंगोंग लेक पर कब्जा कर लिया और इस दौरान कई इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज़ आर्मी को रोकने की कोशिश की, पर संख्या में अधिक होने के कारण चाइनीज़ आर्मी ने या तो उन्हें मार दिया और या तो बंधक बना लिया। 24 अक्टूबर तक चाइनीज़ फोर्सेस कई इंडियन टेरिटरीज़ में घुस आई थी, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पोजीशन दे रही थी इंडिया से नेगोशिएट करने के लिए। 24 अक्टूबर को जाओ एनलाइन ने नेहरू को एक खत लिखा जिसमें उसने मेजरली 4 बड़ी शर्तें रखी। वे शर्तें थीं, बाउंड्रीज़ का फिर से सेटलमेंट किया जाए, दोनों सेनाएं इस वक्त जहां पर हैं वहां से 20-20 किलोमीटर पीछे चले जाएं, चाइना अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना विड्रॉ कर लेगा, इंडिया अक्साई चीन से अपनी सेना विड्रॉ कर लेगा। और 27 अक्टूबर को नेहरू ने जाओ के लेटर का जवाब देते हुए लिखा कि दोनों देश फिर से अपने राजनीतिक रिश्ते को शांतिपूर्ण बनाएं और 8 सितंबर 1962 से पहले वाली बाउंड्री पर वापस लौट जाएं। इन शॉर्ट नेहरू ने जाओ के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद 14 नवंबर 1962 को लड़ाई फिर से शुरू हुई। दोस्तों 1962 की वॉर मेजरली 2 फ्रंट पर लड़ी गई। पहला है अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जिसे हम ईस्टर्न थिएटर भी कहते हैं, और दूसरा है अक्साई चीन का एरिया, जिसे हम वेस्टर्न थिएटर कहते हैं। ईस्टर्न थिएटर में चाइनीज़ फोर्सेस ने इंडियन सोल्जर्स पर सेला बोमडिला के पास हमला किया। चाइनीज़ फोर्सेस ने कमांडिंग पोजीशंस के बजाय थेम्बैंग कैप्चर किया, जो कि सेला की सप्लाई रूट थी। चाइनीज़ फोर्सेस ईस्टर्न थिएटर में आसाम के तेजपुर डिस्ट्रिक्ट तक आ गई थी। लोकल गवर्नमेंट ने सिविलियंस को वहां से निकालकर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण की ओर भेज दिया। वहां की जेलों से सारे कैदियों को छोड़ दिया गया। बैंकों में जमा हुई सारी करेंसीज को आग लगा दिया गया। दूसरी तरफ वेस्टर्न थिएटर में चाइनीज़ फोर्सेज ने 18 नवंबर को चुशुल के पास इंडियन ट्रूप्स के 2 प्लेटून्स पर भारी हमला किया, जिसमें गुरुंग हिल और स्पेंगुर गैप से इंडियन फोर्सेज ने विड्रॉ किया। दोस्तों 18 नवंबर को चाइनीज़ फोर्सेज ने रजांगला पोस्ट पर हमला किया और यही होती है रजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई, जहां कुछ 123 इंडियन सोल्जर्स ने, जो कुमाऊं रेजिमेंट के थे, 1300 चाइनीज़ सोल्जर्स को मार गिराया और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिसमें परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह भी शहीद हो गए। दोस्तों बैटल ऑफ रजांगला अपने आप में एक बहुत बड़ी वीर गाथा है। कहा जाता है कि चाइनीज़ फोर्सेस को सबसे ज़्यादा नुकसान रजांगला की लड़ाई में ही हुआ था। इंडियन फोर्सेस में हैवी कैजुअलिटीज़ हुई और चाइनीज़ फोर्सेस को भी हैवी कैजुअलिटीज़ झेलनी पड़ी, खासकर रजांगला के एरिया में।
और 21 नवंबर 1962 को जाओ एनलाई ने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर किया। इस वॉर में करीब 1383 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, 1047 सोल्जर्स घायल हुए और 3968 इंडियन सोल्जर्स को बंदी बनाया गया। वहीं चाइना के 4897 सोल्जर्स मारे गए और 3986 सोल्जर्स बंदी बनाए गए। दोस्तों, इस वॉर का अंजाम ये हुआ कि सीज़ फायर लाइन को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया गया, जो कि आज तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर लाइन है। इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को बंद कर दिया। अक्साई चिन चाइना के डिफैक्टो कंट्रोल में चला गया, जो कि आज तक दोनों देशों के बीच डिस्प्यूटेड है। इस युद्ध में हार की सबसे बड़ी वजह चाइना को लेकर इंडिया का परसेप्शन माना जाता है। इंडिया ने कभी चाइना से वॉर एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसीलिए इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी सिर्फ 2 मिलिट्री डिवीजन्स डिप्लॉय किए थे। इस युद्ध में इंडिया के हार की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि इंडिया ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल इस युद्ध में नहीं किया। 1962 के युद्ध के बाद इंडिया ने तिब्बतन रिफ्यूजीज़ और रेवोल्यूशनरीज़ को अपना समर्थन दिया। चाइना ने भले ही मिलिट्री विक्ट्री कर ली हो, पर उसने अपनी इंटरनेशनल इमेज खो दी थी। दोस्तों, इस युद्ध के बाद इंडियन मिलिट्री में कई बदलाव लाए गए और आगे आने वाले सिमिलर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तैयार किया गया, जिसका नतीजा आज सब देख सकते हैं। आज की तारीख में इंडियन मिलिट्री वर्ल्ड की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। साफ शब्दों में इंडिया ने इस वॉर से ये सीखा कि हेल्दी डिप्लोमेसी के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंस का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।